अगर ठीक होगा तभी से सूट का मैं पैसे लूँगी, वरना नहीं लूँगी। क्योंकि हम रात रात भर जाकर काम करते हैं, लगभग 18-18 घंटे हम काम करते हैं। कि अगर जॉब करनी है तो फिर शादी नहीं हो पाएगी। यहाँ शादी टूट जाएगी तो सब बदनाम हमें करेंगे, हमारे घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। हाय, दिस इज़ रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड इतने इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू आज हम शूट करेंगे। ग्रेटर नोएडा से आई हमारे स्टूडेंट रंजू का। क्यों दीदी? यस भैया। ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करते हो ना? यस भैया। ओके। ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, प्रॉपर एक शहर है आपके यहाँ तो बहुत यस सारे। भैया। उन सबको छोड़ के यहाँ भिवानी क्यों? भैया एक्चुअली क्या था ना, जैसे थोड़ी बहुत सिलाई तो आती थी, तुक्के तरीके जैसे भी मानिए, बट हमें कोई भी जैसे कस्टमर का डिमांड होता था ना कि हमें कुछ अलग से चाहिए, कुछ डिज़ाइन चाहिए जो कहीं किसी से मैच ना हो। भैया ये चीज़ हम हाँ तो बोल देते थे, कस्टमर के सामने हम लूज नहीं पड़ेंगे। अच्छा, ये भी नहीं बोल सकते कि हाँ ये चीज़ हमें आता नहीं है। फिर उसके पीछे हमारी रातों रात का एक ड्रेस बनाने का मेहनत होता था। रात रात भर सारा बाकी का काम निपटाने के बाद फ़ोन लेकर बैठकर हम यूट्यूब पर सर्च करते थे उन चीज़ को। 3 वीडियो, 4 वीडियो, 5 वीडियो देख के उसमें से कहीं से कुछ उठा के, कहीं से कुछ उठा के उसे ड्रेस को सेटिंग करना। और ड्रेस तो हम बना लेते थे तुक्के तरीके से, पर मन में एक डर होता था कि कस्टमर को फिट आ गया तब तो कस्टमर खुश है, नहीं तो हमारी बुराई तो करेगा ही करेगा और जाके 10 जगह बोलेगा, बदनामी होगी। ये चीज़ मन के अंदर जो डर था, वो डर सबसे बड़ा ऊपर हावी होता था। ओके। तो यहाँ से आने से पहले आप बेसिकली काम कर रहे थे सिलाई का? यस भैया। कितना पैसा कमा रहे थे लगभग? 10-15। प्रॉपर शहर में रहते हैं आप ग्रेटर नोएडा? हाँ भैया, शहर है। ओके। तो वहाँ पे कौन थे, कस्टमर्स कौन थे आपके लगभग? आपकी सोसाइटी के लोग या कुछ? सोसाइटी के लोग हैं, सब सोसाइटी है। कितने साल से काम कर रहे हैं आप? भैया वैसे काम तो हम जैसे पहले गाजियाबाद रहते थे, रेंट पे रहते थे, वहाँ से अचानक से आए और भगवान ने साथ दिया, हमारा खुद का फ्लैट हो गया। तो फिर वहाँ तब तक कस्टमर का सिलाई नहीं करती थी, वैसे घर के लोगों का, रिश्तेदारों का सिलती थी, अपना सिल के पहनती थी। फिर सोसाइटी वाला ने देखा कि खुद से सिल के पहनती है तो बोले कि मेरा भी बना दिया कर, मेरे भी बना दिया कर। हम बोले अच्छा ठीक है। जब हमने 1-2 का बनाया, बोले कि अच्छा बना रहे हो, आप ये काम ही शुरू क्यों नहीं कर रहे हो? हम बोले कि मेरा बेटा 1.5 साल का था कि मैं इतना शायद मैं टाइम ना दे पाऊँ, आपको जब ज़रूरत हो मैं आपके टाइम पर कपड़े ना सिल के दे पाऊँ। तो एक अंदर कहीं ना कहीं ये डर था कि बच्चे की वजह से शायद मैं समय पर ऑर्डर ना दे सकूं। फिर बोले कोई नहीं, हम तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम दे दिया करेंगे, तो बना दो। फिर मैं 1-2 पीस बनाने लगी, लोगों को पसंद आने लगा। ये कब की बात है, कितने दिन पहले की बात है ये? भैया ये बात है 2017 की। ओके। स्टार्टिंग 2017 की बातें हैं, यहाँ से शुरू हुआ। वैसे मैं कभी सोची नहीं थी कि मैं इस लाइन में आगे जाऊंगी, कभी नहीं सोचा था। सिलाई तो सीखी थी बस अपने घर के लिए, अपने लिए, पर इस फील्ड में मुझे आगे जाना है, ये चीज़ मुझे खुद को पता नहीं था। ये देन है हमारे सोसाइटी वालों की। अच्छा। हाँ। उन्होंने आपको मोटिवेट किया कि अच्छे उन्होंने बनाते हमें हो, मोटिवेट स्टार्ट किया, करो। हाँ, कि ये आप काम अच्छा कर रहे हो, आप करो। जब ये काम मैं करने लगी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं तो कोई मिलता जो ये इसी चीज़ फील्ड में हम आगे बढ़ सके। कहीं कोई, बहुत फ़ोन में सर्च करती थी, देखती थी कि कहीं से कोई ऐसा मिल जाओ। और पहले तो भैया हम अपने आसपास इस टाइप के लोगों को ढूंढते हैं कि ऐसा कोई कुछ कहीं कुछ मिले। मैंने बहुत ढूंढा आसपास, कहीं ऐसा कुछ नहीं मिला। बहुत टाइम के बाद मुझे पता कर के एक ऐसा बंदा मिला। मैंने 1 महीने क्लास लिया उनसे। 1 महीने में अब तो फीस जमा कर चुकी थी, पर वहाँ सिखाने का मेन पर्पस था, वो आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे, और मेरा पर्पस था कि बाकी तुक्के तरीके से। कहाँ की बात, नोएडा की बता रहे हो आप? ये जी गाजियाबाद भैया, नहीं, ग्रेटर नोएडा की। ओके।
जहाँ मैं अपने सोसाइटी में रहती हूँ वहीं के बता रही हूँ, आसपास के। तो 1 महीना हम बोले कि आप, मैंने उनके पास बोले कि मुझे सिंपल सूट वगैरह तो आते हैं, थोड़ी जैसे पैडेड ब्लाउज हो गया, थोड़ी बहुत कॉलर पाइपिंग, ये सब नहीं आती थी, थोड़ा आप ये सब मुझे बता दो। लेकिन होता है ना कि आप कहीं टेलर के पास जाओगे ना, उसके हिसाब से वो तुरपाई करने में, सलवार सिलवाने में वो आपके पूरा महीना निकाल देगा। महीना क्या कहूँ, वो अपने हिसाब से पता नहीं, टारगेट शायद उन लोगों का टारगेट होता है डिमोटिवेट करना। हाँ, ताकि सामने वाला ये मान जाए कि सिलाई इतना आसान नहीं है, हाँ। और आप नहीं सीख पाएंगे, इसलिए वो छोड़ छाड़ के चला जाए और फिर आप उसके कस्टमर बन जाओ। फिर जैसे मैंने किसी तरह 1 महीना निकाल दिया, फिर निकाल के वहाँ से ज़्यादा मुझे कुछ हाथ नहीं लगा। फिर वही पुरानी जैसे काम करती थी, तुक्के तरीके यूट्यूब देखकर वैसे, पर किसी काम को ना नहीं बोलती थी मैं। अच्छा हाँ, मुझे पैंट सिलने नहीं आता था, सलवार वगैरह तो सिल लेती, मुझे पैंट सिलना था। और कस्टमर बोलते थे कि मुझे पैंट ही चाहिए। मैं बोलती थी, जब कोई पैंट लेकर आता था ना, पैंट का नाम अंदर से बोलती, हे भगवान ये पैंट के लिए ना बोले, भगवान पैंट के लिए ना बोले। तो मैं बोलती थी कि सुनिए, मेरे पास टाइम नहीं है, आप नीचे एक बुटीक है, आप वहाँ चले जाओ। तो बोले कि नहीं, आप सिल देना। मुझे कस्टमर से साफ बोलना पड़ा, देखिए मुझे सिलने नहीं आता, मैं साफ बोलूँ तो मुझे पैंट सिलने नहीं आता। मैंने ऐसे बहुत कस्टमर खो दिए होंगे फिर आपने कस्टमर्स? नहीं तो लेकिन ऐसे बहुत कस्टमर को मैंने वापस किया, बहुत। फिर मेरी एक कस्टमर आई, बोले कि तूने मेरा ब्लाउज ख़राब नहीं किया, इतने सारे सूट सिलवाते हैं, तुमने मेरा सूट ख़राब नहीं किया, पैंट तुझे सिलना होगा, तू पैंट सिलेगी। अब मेरे लिए वो भैया वो बहुत चैलेंजिंग हो गया। मैंने पैंट के वो देख के मैंने कटिंग की, कटिंग करके मैं 2-2 बजे रात तक लगी रही उस पैंट के पीछे। अच्छा, मैंने पैंट सिल दिया, उसमें चेन पहली बार सिला, उसमें बेल्ट, इलास्टिक, हुक, जिप सब। जैसे जिप लगा के ऊपर की वो निकल गया, फिर मायूस होके बैठ गई। फिर उसको फिर उधेरा, फिर उधेर के करते करते सुबह सुबह की 5 बज गई। सुबह हस्बैंड को ऑफिस जाना था। फिर अब बोले कोई नहीं, इसको तो अब करना ही है। मैं उस कस्टमर के दूसरे बगल की सोसाइटी की थी, मैंने उसको दोपहर में प्रेस व्रेस करके उसके यहाँ ले गई। बोले कि दी आप इसको पहन कर देखो और बताओ, अगर ठीक होगा तभी इस सूट का मैं पैसे लूँगी, वरना नहीं लूँगी। आपने इतना भरोसा हम पर किया है तो मैं भी उसके ऊपर आपके भरोसे को जीतने की कोशिश की हूँ। पर उन्हें पहन के देखा, बोला कि सही है। हम बोले कि एक पैंट में मैंने 3 दिन निकाल दिया, हमारे बस का नहीं है, कर तो लूँगी, पर इतना डर लगता था भैया, पैंट के नाम पर बहुत डरती थी। बट मेरी डर की ख़त्म भी वहीं से हुई। हम बोले भले 3 दिन लगाया तो लगाया, लेकिन मेरी डर ख़त्म हुई। वहीं से तुक्के से तरीके से यूट्यूब से देख कर करने लगी। जब ऐसे ढूंढते रितु मैम मिले, तो रितु मैम का एक ऐसे ही क्लास था, ब्लेजर पहनी हुई थी, वाइट कलर का शर्ट पहनी हुई थी। हम बोले भाई लड़की देखने में तो ये बड़ी एडवांस लग रही है, कहीं वो लंबी लंबी इंग्लिश बोलने वाली, बहुत लोग होते हैं भैया जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, उसमें कहीं हिंदी यूज नहीं करते हैं। अच्छा, और हमें पूरा 100% आप इंग्लिश बोलोगे, ज़रूर नहीं कि हम सब समझ जाएं, वो भी स्टिचिंग लाइन। जैसे सबकी लाइन अलग होती है। कौन की तो देखने में बहुत एडवांस लग रही है, क्या पता आती थी मैम का वीडियो देखता था, पर मैं क्लिक नहीं करती थी। एक दिन और वीडियो है, हम बोले चलो करके देखती हूँ। हम बोले मैम इतनी एडवांस दिखती है और इतना स्मूथली बात करती हैं। उससे पहले आपको लग रहा था प्रॉपर इंग्लिश टीचिंग मैडम है तो इंग्लिश बोलते मिलेगी। हाँ, क्योंकि उनका पहनावा जो था मैम का बहुत अच्छा था, मतलब मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। पर मुझे लगा कि अरे ये तो सिर्फ इंग्लिश बोलती होगी। बहुत चैनल भी है यूट्यूब पर जो लड़कियां बताती हैं इतना एडवांस लेवल की, भले काम स्टिचिंग का ही है, इधर से मुढ़ेलो जोलो, बहुत काम बहुत सिंपली है, लेकिन बात उनकी बहुत हाई लेवल की एडवांस है। हम बोले चलो जहाँ इतना लोगों का देखती हूँ, रितु मैम का भी देख लेती हूँ।
जब मैंने रितु मैम का ओके किया, हम बोले मैम देखने में इतना एडवांस दिखती है और बात इतना स्मूथली करती है, इतना प्यार से करती हैं, जो कि एक जो क ख नहीं जानता होगा वो भी मैम की भाषा समझ जाएगा। तो कौन सी वीडियो देखी थी आपने? पैंट की वीडियो देखी थी क्या? हाँ, पैंट की वीडियो देखी थी। तो अब मुझे इतनी अच्छा लगा भैया, आज से 4-5 साल पहले की बात बता रही हूँ। तब से मैम को फॉलो किया कर करके पर जब मुझे आपका जब इंटरव्यू आता था, मैं एक भी इंटरव्यू नहीं छोड़ती थी। मेरे पास भैया उसके बाद मेरे पास एक छोटी बेटी है, बेटा तो 3-4-5 साल का था, बेटी फिर बेटी हुई, बेटी बहुत छोटी। वीडियो देख रहे भाई, मैं तो किसी भी हाल में मैं यहाँ से छोड़ नहीं सकती, जा नहीं सकती मेरा। तो मैंने क्या सोचा, मैम का जो इंटरव्यू देखती थी, मैम बोलती थी कि मैम खुद सीखने के लिए दूसरे लड़की को पैसा देती थी और वो सीख कर आती थी, मैम उससे सीखी थी। ये मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं भी ऐसा ही करूँगी, पर मैं इतना पैसा खर्च करूँ तो करूँ किस पर? विश्वास लायक बंदा होना चाहिए, और आज के टाइम में विश्वास करने वाला बहुत मुश्किल से किसी पर भरोसा किया जा सकता है। सही बात। अब ये चीज़ मैं किसी से शेयर तो नहीं की, पर दिमाग में ये चीज़ हमेशा चलती थी, सोते उठते बैठते हमेशा चलती थी। तब तक आपका एक इंटरव्यू आया जिसमें एक स्टूडेंट आपकी थी, बोले कि हमने आपका कोर्स 1.5 महीने में कंप्लीट किया। ये 1.5 महीने में कंप्लीट किया और 2 बार आकर किया। ये चीज़ मेरे दिल को छू गई। तब मैं बोली मैं वो पैसा अब किसी और पर इन्वेस्ट नहीं करूँगी, वो पैसा मैं खुद पर और अपना टाइम खुद पर इन्वेस्ट करूँगी। फिर ये वीडियो ये चीज़ मैंने अपने हस्बैंड को बोला, सबसे पहले बोला कि 1.5 महीना मान लो, 3 महीने का तो पॉसिबल ही नहीं है, 1.5 महीना। पहले इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, पहले इनको सेट करना होगा, कहाँ रहना है, कौन आएगा, क्या करेगा, लोग सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, पहले सबके सामने ये बात रखनी पड़ेगी, तभी आगे की हम सोच सकते हैं, जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। मैंने अपने दोनों फैमिली से बात की, दोनों फैमिली ने हमें बहुत सपोर्ट किया। फिर फाइनली मेरे बच्चे नानी के घर चले गए। अभी जून की छुट्टियों में? हाँ, अभी नानी के घर ही हैं, आज से वो वापस आ रहे हैं। ठीक है, मतलब कल आ जाएंगे। तो हमारी दोनों फैमिली ने हमें सपोर्ट किया है कि कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, तुम जाओ, कुछ अच्छा करने ही जा रही हो, इससे सबका भला होगा, एक तुम्हारा ही भला नहीं होगा। हम बोले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने मुझे समझा, आपने मुझे समझने का मौका दिया। हम आपका भरोसा वेस्ट नहीं जाने दूंगी, जो भी होगा आप। फिर मेरी सफ़र वहाँ से शुरू हुई। फिर आप यहाँ पे आए? फिर हाँ, जब सबने हाँ बोल दिया ना, तो मैं यहाँ विजिट करने आई थी। ठीक है। होली से 2 दिन पहले भैया टिकट नहीं मिल रही थी, सबने मना किया कि मत जाओ, सब लोग होली पर घर जा रहे हैं, आप जा नहीं पाओगे। हमने बोला कि अब कुछ भी हो जाए, चाहे हमें स्टेशन पर रात गुजारनी पड़े, जो भी हो, लोकल ट्रेन हो, बस हो, जैसे हो, हम जाएंगे तो जाएंगे। हम यहाँ विजिट करने आए। जब विजिट करके गए तो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेशन मिला। फिर अब मैं इंतज़ार करने लगी कि फिर मैंने बोला, मैंने सोचा कि मुझे डायरेक्ट रितु मैम से मिलना है, और भैया सच में मेरा सोच सफल हुआ। मैं 11 बजे यहाँ आई और 10 मिनट वेट किया, रितु मैम सामने मिल गई। मेरा किस्मत जैसे मेरा किस्मत साथ देता गया। रितु मैम को सामने से हमने हक किया, रितु मैम ने मुझे पहचान लिया। तुम ऑनलाइन का स्टूडेंट हो? हमने यस मैम। अच्छा, इससे पहले तुम ऑनलाइन के स्टूडेंट थे? जी भैया। कौन से बैच के? 2024 में फरवरी बैच। बुटीक मास्टरी के? यस भैया, हमने बेसिक टू एडवांस के? कौन से? बेसिक टू एडवांस। अच्छा, मैम ने कहाँ देखा फिर आपको? डाउट सेशन में लाइव देखा होगा कभी? डाउट सेशन में हम लाइव देखा होगा। तो बेसिक टू एडवांस जब आपने सीख लिया था, फिर ऑफलाइन आने की क्या जरूरत थी? भैया उसमें जैसे मैं बता तो रही थी, छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी काम करने बैठी, बच्चे ने फ़ोन ले लिया, चिल्लाने लगे, रोने लगे, कुछ चीज़ें फैला दिया, मुझे वहीं क्लास बंद करनी, प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं कर पाया। हाँ, फिर सोचा चलो इसको मैं बाद में कर लूँगी। फिर बाद में भैया बाद वाला बाद ही रह जाता है, जो सिलेबस जो साथ के साथ हो जाता है ना, वो कंप्लीट होता है और दिमाग में भी समझ आता है।
और वो मेरा पीछे छूटता चला गया, एक छूटा, दूसरा छूटा, तीसरा छूटा, सारे छूटते चले गए। मैंने कुछ काम किया है उस पर, रिज़ल्ट बहुत अच्छा निकला उससे, लेकिन हम बोले कि ऑनलाइन में हमें ये रिज़ल्ट अच्छा, अगर हम उस पर फोकस करें तो रिज़ल्ट अच्छा मिल सकता है, तो ऑफलाइन में तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। आपकी एक भी इंटरव्यू मैं नहीं छोड़ती थी, सारे आपका वेट करती थी हमेशा यूट्यूब पर, कब आएगा इंटरव्यू, कब आएगा। जैसे इंटरव्यू आता था ना, मुश्किल से आप इंटरव्यू डालते थे, 5 या 7 मिनट होता था, मैं उसको देख लेती थी। और अभी देखे आपने यहाँ आने के बाद कि नहीं देखे? भैया यहाँ आने के बाद आपका टाइम ही नहीं एक लगा भी होगा। इंटरव्यू नहीं देखा है। मतलब 14 मई को यहाँ आई हूँ, 14 मई से अभी एक भी इंटरव्यू, क्योंकि हम रात रात भर जाकर काम करते हैं, लगभग 18-18 घंटे हम काम करते हैं। ओके। तो उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं हो पाता। मैम का सिलेबस ये है कि सारा कंप्लीट होता है, कुछ हम ये हमने एक्स्ट्रा 1.5 भी महीने कर लेते कंप्लीट किया हैं ना, इसलिए। हाँ भैया, हमने 1.5 महीने में कंप्लीट किया और क्या क्या सब समस्या है कंप्लीट किया। आपको 1.5 महीने में कंप्लीट करने में? भैया समस्या, किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी। क्योंकि दोनों मैम- बैच एक साथ ज्वाइन किया आपने? नहीं, 1.5 महीना, जैसे मैं अप्रैल बैच से हूँ, अच्छा। 1.5 महीना हम इसी को ऑनलाइन ली थी। पहले आप ऑनलाइन की फीस पूरी भरी, फिर आपने ऐसा? हाँ, हमने ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, हमने दोनों फी इकट्ठे पे कर दिया जब मैं विजिट करने आई थी तभी। अच्छा, और फिर आपने हाँ, आधा कि कोर्स हमें कैसे किया? ऐसा ना हो कि बाद में फ़ोन करें और मैम ने बोल दिया कि सीट फुल हो चुका है, हमारा सपना सपना ही रह जाएगा। और हम अप्रैल बैच क्यों चुने? क्योंकि गर्मी की छुट्टियों का 1.5 महीना मिलता है, बच्चे नानी या दादी के पास रहेंगे, तो ये समय मैं खुद को दे सकती हूँ। अगर ये मैं नहीं दे ये अगर गंवा दी फिर नहीं दे पाऊँगी। ओके। तो अभी जो आपने यहाँ पे अपनी ज़िंदगी का 1.5 महीना गुजारा है, उसको अपनी लाइफ में कैसे देखते हैं आप? भैया ये मेरे लिए एक, वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा, मेरे लिए वही है, गोल्डन चांस। एक ही चांस था और आपने तीर मार हाँ भैया, इसको हमने गंवाया नहीं है। मैं 36 घंटे लगातार जाग जाग के काम किया है, 36 घंटे यहाँ पे। यहाँ पे। चक्कर नहीं फिर- आया आपको? भैया बीच में जब ऐसा लगता था ना कि जैसे सिलाई कर रही हूँ और ये देख रही हूँ, तो जाके घंटे सो लेती थी, 2 घंटे सो लेती थी, अलार्म लगा के सोती थी, फिर उठ जाती थी। फिर ऐसा नहीं हो कि हमारे मशीन के नीचे हाथ आ जाए कि सुई हुई चुभ जाए, हमें और ज़्यादा परेशानी हो सकती थी ऐसा। फिर जाके मैं सो जाती थी, फिर उठती थी, किसी किसी को बोल भी देती थी कि मेरे नंबर पर 1.5 घंटे में आप कॉल कर लेना, अगर मैं ना उठूँ तो लगातार कॉल करना। अच्छा, डेडिकेशन फुल है आपके अंदर। हाँ ये कब किया आपने? जब ये रैंप वॉक की ड्रेस वगैरह बनानी थी, उस टाइम की बात होगी? भैया ये हमने रैंप वॉक के ड्रेस से काफ़ी पहले से करते आ रहे हैं, क्योंकि भैया एक जो 3 महीने से काम करते हैं, एक उनकी कॉन्फिडेंस यहाँ रह के, एक 1.5 महीने से जो रह के काम करते हैं उनकी कॉन्फिडेंस, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन मैं भैया हमने अपना 100% यहाँ दिया है, वो चीज़ें दिख भी रही है मुझे भैया बहुत ज़्यादा। अच्छा, मेरी सोच ये भी था कि रैंप वॉक में मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो किसी से कहीं मैच ना करे। अच्छी बना रखी थी ड्रेस, तो आपने देखा मैंने कल। और ये भैया सच में हुआ। मेरी ड्रेस 250-300 बच्चे, ये ज़्यादा ही होंगे बच्चे उस दिन। हाँ 800 प्लस बच्चे थे। 800 प्लस थे। 800 प्लस में मेरा ड्रेस किसी से मैच नहीं हुआ है। हाँ, मैंने मैम को भी बताया था कि मैम मैं ये ड्रेसेस बनाना चाहती हूँ। मैम ने बोला बनाओ, बहुत अच्छी ड्रेस है। उसके पहले एक और मैम को से भी पूछी थी, मैम मुझे ये ड्रेस थोड़ा हेल्प चाहिए। मैम बोली कि ठीक है बनाओ, आप जो चाहिए हम हेल्प करेंगे। ओके। तो जो यहाँ पे टीचर हैं उनका डाउट सॉल्विंग जो करवाते हैं बेसिकली, उनके साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? भैया बॉन्डिंग तो पूछिए मत, जो 3 महीने से थे और मैं 1.5 महीने से, पता ही नहीं चला कि हम 1.5 महीने वाले हैं। कभी कभी सोचने, अच्छा मैं 1.5 महीने वाली हूँ, लगता ही नहीं था, ऐसा लगता था कि हम भी 3 महीने वाले ही हैं। ओके। और रितु मैम के साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? भैया रितु मैम बहुत अच्छी हैं, वो किसी से भेदभाव नहीं करती, बड़े हो छोटे हो, किसी का रंग रूप स्टेटस वो देखकर बात नहीं करती, बस उनके लिए सारे बच्चे एक बराबर हैं। स्टूडेंट सब एक बराबर हैं, सब ये समझा भी बराबर जाता है है बेसिकली कि हम सबको इक्वली ट्रीट करेंगे। हाँ, चाहे कोई उनके कहीं से लिए आया हो, कोई कैसा फ़र्क भी है। नहीं है, छोटे बच्चे हो बड़े बच्चे हो, एज कोई मायने नहीं रखता, रंग रूप कोई मायने नहीं रखता। आप जैसे बुटीक चलाते हो तो, या आपको सुई में धागा डालने नहीं आता तो, यहाँ सारे बच्चे को एक समान ट्रीट की जाती है। तो जब आप यहाँ पे पहले दिन आए
जी उस टाइम पे तो आपकी क्लास की आपका लगभग आधा बैच जाने के बाद आपने यहाँ ज्वाइन किया था ऑफलाइन, उससे पहले जी आप भैया। ऑनलाइन देखा आपने, तो आपको ये नहीं लगा कि ये बच्चे ज़्यादा एडवांस हो रखे होंगे? भैया बहुत लगा, हमें 2-3 दिन तो सोचने में निकाल दी। ये था 100% था कि मैं तो करके ही जाऊंगी और कर लूँगी, कॉन्फिडेंस लेके आई थी, कॉन्फिडेंस पहले से था क्योंकि इस लाइन में मैं काम कर चुकी थी, तो थोड़ा बहुत आइडिया था ही, लेकिन मैं करूँगी और सच में मैं कर दिखाई। ओके, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं बेसिकली, यूपी से कि बिहार से? आपका जो भैया मायका है? भैया एक्चुअली मैं हूँ बिहार से, ओके, जो छपरा आपके डिस्ट्रिक्ट, हस्बैंड है वो भी वहीं से हैं। लेकिन आपके हस्बैंड जॉब करते हैं वहाँ पे? जी, वो ग्रेटर नोएडा में जॉब करते हैं। ओके, और आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या हैं? भैया वो साइकोलॉजी ऑनर्स ग्रेजुएट हैं। साइकोलॉजी ऑनर्स हैं आप? जी भैया। फिर आपने जॉब वगैरह की ट्राई नहीं की? भैया की थी। की थी, नहीं हाँ मिली? की थी। नहीं भैया, जैसे मेरे पापा टीचर में थे, तो टीचर के साथ साथ सोशल वर्कर भी थे, सबकी हेल्प करते थे और उनके पास लोग आते भी थे। उनको एक उम्मीद था कि हम यहाँ जाएंगे तो मेरी हेल्प हो जाएगी, चाहे जैसे भी हो, किसी भी तरीके से हो, किसी से बोल के या खुद से, जैसे भी हो हेल्प हो जाती थी। तो मैं पापा को देखकर बहुत मोटिवेट हुई, बोले कि पापा दूसरे का इतना हेल्प करेंगे तो मैं तो उनके खुद की बेटी हूँ, तो इसमें तो मेरा तो होना ही होना है। पापा एक ही चीज़ बोले थे, मैं एक माध्यम हूँ, मेहनत तो तुम्हें करना है। तो पापा ने मोटिवेट करते गए, मैं पापा जैसे जैसे बोलते गए मैं उस हिसाब से मेहनत करते गई। पापा बोले रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, जॉब लेना है, रिजल्ट अच्छा होगा तभी मैं कुछ कर पाऊँगा। किसी से बातचीत या भाई हम किसी से बोल सकते हैं। सिफारिश चलती होगी कि नहीं चलती गवर्नमेंट जॉब में? भैया देखिए, सिफारिश आपका नंबर है तो वहाँ सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, नंबर आपका है तो क्वालिफिकेशन है तो सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। ओके, हमारे हिसाब से अगर आपका कम मार्क्स है तो वहाँ आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि भाई इनका क्यों हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। ओके, तो आपका हुआ कि नहीं हुआ जॉब में फिर? भैया फॉर्म भरा, बस ऐसे जैसे सब भरे वैसे मैं भी भर दी। मुझे लगा कि अभी तो स्टार्टिंग है, एज 18+ में ही की जाती है और मेरा 19 साल हुआ था। तब तक मेरी शादी भी फिक्स हो गई थी। 19 साल की उम्र में? भैया मेरी दादी ने मुझे पाला। जैसे घर में बच्चे बहुत होते हैं, लेकिन दादी को होता है ना, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। तो दादी को शुरू से मुझे बहुत प्यार था। वो छोटे से ही अपने बच्चे की तरह अपने साथ खिलाना पिलाना सुलाना। तो वो बोलती थी कि मेरी लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, अगर मैं मर जाऊं और इसकी शादी ना देखूं तो मेरी आत्मा भटकेगी। वो शुरू से ही बोलती थी, पापा से बोलती थी इसके लिए लड़का ढूंढो, इसके लिए लड़का ढूंढो। पापा बोलते थे कि ये तो बहुत छोटी है, अभी जब एज होगी तो शादी कर देंगे। बोलती थी नहीं करो, बातचीत करने में भी ढूंढने में भी बहुत टाइम जाता है। अब दादी पापा के ऊपर प्रेशर बना रही थी। करते करते पापा ने 2 साल दादी का प्रेशर झेला, तब तक मेरा 12th फाइनल होगा। अब बोले कि अब हमेशा जिधर से आते थे, कहीं गए, कहीं कुछ पता चला कि कहीं पापा कहीं से भी आते थे, इतना दादी ने प्रेशर बना दिया पापा के ऊपर। पापा बोले हाँ बात कर रहा हूँ, देखता हूँ। फाइनली वो शादी ग्रेजुएशन का मेरा जब पार्ट 1 चल रहा था फिक्स हो गई और मैं फॉर्म अप्लाई कर चुकी थी। और मुझे भैया इतना कंपटीशन था ना कि मुझे उम्मीद नहीं था। किस चीज़ की जॉब थी वो? बिहार सरकार की टीचर की जॉब थी। +2 के बाद कौन से टीचर लगाते हैं? हाँ भैया होता है, जैसे 18 से 12th पर था प्राइमरी स्कूल में। अच्छा, 12th पास आउट चाहिए थे? हाँ 12th पास, मार्क्स अच्छा होना चाहिए। अच्छा, तो जैसे 18 साल कंप्लीट हुआ, हमने फॉर्म 2-4 फॉर्म डाला, पर कुछ फॉर्म में कोई नाम नहीं आया, लेकिन जो टीचर वाली डाली ना उसमें मेरा नाम आया। कब की बात आ रहे हैं अभी, कौन से ईयर की बात भैया है? ये मैं बात बता रही हूँ 2011 की। 2011 की? हाँ लास्ट। ओके, हाँ तो 2011 की, तो उससे मेरी शादी भी फिक्स हो गई। दिसंबर में लास्ट मेरी शादी थी, दिसंबर में मेरी शादी भी फिक्स हो गई। तो सबकी शादी की तैयारी में इतने बिजी हो गए कि वो चीज़ एक तरीके से दिमाग से उतर गया कि हमने फॉर्म अप्लाई किया है, सब हमने जो भी फॉर्मेलिटी था हमने सब किया, लेकिन शादी में सब इतने बिजी हो गए
कि कुछ टाइम के लिए ध्यान से उतर गया कि हमने फॉर्म अप्लाई किया है, उसका कुछ पॉजिटिव हो सकता है। शादी वादी सब फिक्स हो गई, कार्ड वार्ड बट गई। अचानक से एक दिन पता चल रहा कि मेरी सिलेक्शन हो गई। अच्छा। कि मैं फाइनल लिस्ट में मुझे चुन लिया गया है। तब अब मेरी शादी फिक्स हुई तो वहाँ एक कंडीशन था, रखा गया था कि लड़की की शादी की जा रही है कि लड़के के साथ में रहना है, खाना वाना बनाना कि वहाँ ज़रूरत थी। जब तक माँ साथ में है तब तक माँ हमेशा साथ में नहीं रह सकती। तो ससुराल वालों ने बोला कि लड़की को साथ रिश्ता हो तब ये बात तय हुई थी कि आपको साथ रहना पड़ेगा। आपको साथ रहना पड़ेगा। हाँ, इसी माध्यम से कि तभी शादी हो गया। सबने इसने हाँ में हाँ बोला, ठीक है। जब मेरी शादी के बहुत करीब आ गई, 1 महीने रह गया, सारी शॉपिंग हो चुकी थी, कार्ड बट चुका था, सारे रिश्तेदारों को सबको पता हो चल गया था कि हाँ अगले महीने शादी है। तब तक अचानक से सुनने को मिला मेरी ज्वाइनिंग लेटर दिसंबर में मिल जाएगी। दिसंबर या जनवरी तक, हाँ जनवरी तक मिल जाएगी। तब तक अब उसको मैं खुशी कहूँ क्या कहूँ मैं खुद नहीं समझ पाई थी। फिर मेरे हस्बैंड से जैसे 2-3 महीना पहले से बात होती थी, सबसे शादी से पहले। हाँ, शादी से पहले बात होती थी। तो हमने इनको बताया, खुशी तो थी, जॉब लग गई, हाँ कि लग रही है। फिर इनको मैंने बताया, इन्होंने बोला देखो ये बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम सर्विस करती हो तो 60 साल तक तुम बिहार रह जाओगी। अच्छा, अगर इस कंडीशन में शादी का कोई फ़ायदा नहीं होगा करने का कि तुम 60 साल वहाँ रहो और मैं यहाँ रहो। शादी इसी शर्त पे ही हो रही है कि साथ में रहना है। जो आप पहले से ही वहाँ रह रहे थे ग्रेटर नोएडा? हाँ, ये शुरू से ही यही है। ओके। तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, हम क्या बोलें हाँ बोलें, हमें कुछ नहीं समझ आया था। मैंने ये बोले कि अपने घर में बात करो, देखो। हमने ये बात तो किसी से नहीं बोला, अपने दादी से बोली कि दादी ऐसी ऐसी बात है कि अगर जॉब करनी है तो फिर शादी नहीं हो पाएगी, अगर शादी हो गई तो जॉब नहीं करनी होगी। मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या सही है क्या गलत है, क्या हमें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरी दादी सुनते ही बोली कि जॉब नौकरी करोगी, यहाँ शादी टूट जाएगी तो सब बदनाम हमें करेंगे, हमारे घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। फिर बात पापा के कान तक पहुँची। पापा ने बोला, पापा सोच में पड़ गए। पापा को भी समझ नहीं आया क्या करना चाहिए। इतना टाइम पास आ गया, हाँ ना, बदनामी तो होती है भैया, लड़की की शादी कैसे भी टूटती, बदनामी तो होती ही होती है। हाँ, और इतना नज़दीक आके सब तैयारियां करके फिर एक लेकिन परंतु तो लड़की में चाहे वजह कोई हो शादी टूटने की लग ही जाती है। तो मेरी दादी बोल रही थी कि मैं घर से बाहर नहीं निकल पाऊँगी, मैं किसी को मुँह नहीं दिखा पाऊँगी। दादी ने बहुत हम अच्छा, पर ये हमसे एक चीज़ और बोले, अगर हमसे शादी करती हो तो लाइफ में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, कभी किसी चीज़ का शिकायत का मौका नहीं दूंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमसे। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आपका जो प्रॉमिस है रखा गया अब तक कि नहीं रखा? हाँ भैया, लड़का बहुत स्मार्ट था, मैं लड़के को भी नहीं छोड़ना चाहती थी। हमने फिर बहुत लोगों ने हमें समझाया, हमने सोचा चलो जॉब तो सरकारी ना सही, लड़का अच्छा कमा रहा है, प्राइवेट भी हम कमा सकते हैं। हाँ, अच्छा, पापा ने बोला तुम्हारे पास एक और प्लस पॉइंट है। हमने बोला क्या? तुम सिलाई सीखी हो। पहले से रखी थी आपने? हाँ, पापा ने ही हमें सिलाई सिखाया था। पापा को शौक था कि तुम इस पर काम करो ना करो, तुम्हें सिलाई आनी चाहिए। एक हर लड़की को सिलाई आनी चाहिए, एक हर घर में, एक हर फैमिली को, एक हर लड़की को सिलाई कंपलसरी और ज़रूरत दोनों चीज़ है। पापा की मुझे ये बातें बहुत अच्छी लगी कि 1 इंच की सिलाई रेडीमेड भी लाओ तो बिना सिलाई किए काम नहीं चलता,
चाहे कितने भी महंगे ड्रेस लाओ, बिना अल्ट्रेशन के, बिना सिलाई किए नहीं चलता। टेलर के पास भागो तो वो इतना भाव खाता है, बोलता हो 2 दिन बाद आना, 4 दिन मेरे पास टाइम नहीं है। ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती थी। हाँ, बोले कि नहीं, मैं सिलाई तो सीखूँगी। सिलाई सीखा, मेरे पापा बहुत खुश हुए कि चलो, मैं इधर भागता था उधर भागता था, माँ का ब्लाउज सिलवाना था तो पापा ही मार्केट से सिलवा के लाते थे। ठीक है। हाँ, तो पापा बोलते थे कि मेरा ये जो है ये प्रॉब्लम ख़त्म करो। फिर जब आपकी शादी हुई उसके बाद लगातार कर रहे हैं आप काम? नहीं भैया, जैसे घर में सारे रिश्तेदारों का करती थी। तो आप काफ़ी पहले सिलाई जानते थे, आप करते भी थे, फिर आपने बेसिक टू एडवांस भी लिया। जी भैया। और उसके बाद आप ऑफलाइन सीखने आ गए। ठीक है। तो जो पहले दिन आप यहाँ पे आए, कैसा लगा था सेंटर को देख के? जब विजिट करने आए तब भी कैसा लगा था, और जब क्लास ली तब कैसा लगा? जब विजिट करने आए थे तो मैं ये सोच के आई थी कि मैं मैम से ज़रूर मिलूँगी, और मैं आई, इतनी खुशी हुई, मुझे लग रहा था कि अब मेरे सपनों को पंख मिल गया। और आते ही उस सपना, जब 10 मिनट वेट करने के बाद रितु मैम मिली, वो सपना मुझे उसी टाइम सच होते हुए दिख रहा था। फिर मैम से बात तो हुई, मैम को मैं गले लग के रोने लगी। मैम ने बोला, बेटा तू रो क्यों रही है, चुप हो जा, यहाँ रोना नहीं है, यहाँ जो सोच के आई है तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। और सच में जब मैं यहाँ आई, मेरे सारे सपने सच हुए। जब आप 45 डेज यहाँ पर थे, उस दौरान 3 ब्रांच ओपन हुई हमारी, किसी ब्रांच को विजिट किया आपने? जी भैया, हिसार वाला मैंने विजिट किया। हिसार वाला विजिट किया, कैसा लगा आपको? भैया बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था कि हाँ, मैम जो ये काम कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं, सबको एक नया मौका मिल रहा है, जो दूर से नहीं आ पाते हैं, कम से कम उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि वहाँ के भी बच्चे सीख पाएंगे, अपने शहर में सीख। हाँ भैया, बहुत लोग की मजबूरियाँ होता है जो चाह के भी नहीं आ सकते। अब जैसे मान के चलो आपके शहर में ब्रांच होती तो आपको इतने तिकड़म नहीं करने पड़ते। हाँ, आप आराम से सीख लेते हैं। भैया बजट तो हमारी जो भी है हस्बैंड देखते हैं, वो मैं उनसे पूछती हूँ कि बताइए, बोलते हैं तुम्हें सीखने से मतलब है, बजट मत पूछो। बजट बताया नहीं गया? नहीं, हमें कुछ भी बजट नहीं बताया उन्होंने। मैं हमेशा पूछने की कोशिश करती हूँ कि ये जानकारी मुझे होनी चाहिए, कोई पूछे तो मैं बता सकूँ कि हाँ, कि उसको आइडिया लग सके। वो बोल रहे थे कि तुम सीखने गई हो, तुम सीखने पर फोकस करो, क्या लग रहा है, कितना लग रहा है, कैसे लग रहा है, तुम इस पर फोकस मत करो। ओके। तो आपको यहाँ जब आपने गुजारा है टाइम, तो उस दौरान कभी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर इशू लगा? नहीं भैया, यहाँ का तो सिक्योरिटी बहुत ही अच्छा है। मतलब यहाँ रह के ऐसा फील हुआ जैसे हमारे कॉलेज लाइफ में भी इतनी अच्छी लाइफ नहीं गई जितना अच्छी लाइफ यहाँ 1.5 महीने में हमने जिया है। बहुत ही अच्छी लाइफ जिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे कॉलेज का माहौल होता है सब वैसे, मतलब कोई, हम रात को जगते थे, सिलाई करते थे, एक बहुत अच्छा माहौल मिला हमें यहाँ। एक जीने का नया तरीका सीखने को मिला, बहुत ही मोटिवेशन यहाँ से मिला हमें। तो आप अब यहाँ से जाने के बाद बुटीक कहाँ ओपन करेंगे, कि अपने घर से ही काम जारी रखेंगे? नहीं भैया, एक्चुअली अभी 1 साल पहले ही हमने बुटीक खोला है। ठीक है, उसी पर काम करूँगी। कहाँ है आपका बुटीक? भैया गौर सिटी, हमारी सोसाइटी गौर सिटी के पास में पड़ता है। गौर सिटी के पास? कौन सी सोसाइटी? क्या नाम है सोसाइटी का आपके? अर्स ग्रीन हाइट 1। हर्ष ग्रीन? अर्स ग्रीन हाइट 1। अर्स ग्रीन हाइट 1। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं आप? यस भैया, हमने तो यूज करना स्टार्ट कर दिया है। अभी हम फेयरवेल के ड्रेस में इतने बिजी हो गए थे कि हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिला। हमने 4-5 वीडियो डाला है वैसे, लेकिन अब घर जाके कंटिन्यू करूँगी उसको। ओके। तो अभी क्या मान के चलते हैं आप, जो आप पैसे कमा रहे थे 10 से 15 हज़ार, अब कितना आएगा आपकी कमाई में जाने के बाद? कोई कस्टमर आपके पास फ़ोन भी कर रहा है कि हाँ आज जा रहे हो तो अच्छा है, हमसे हमारे सिलना? भैया जैसे यहाँ आई थी ना, मैं किसी को बता के नहीं आई थी। ठीक है। सबको यही बोल के आई थी कि मैं अपने मम्मी के घर जा रही हूँ बच्चों के साथ गर्मी की छुट्टी बिताने। ठीक है। लेकिन जैसे मेरा 10 दिन रह गया यहाँ, तब मैं वीडियो डाली, सब शौक हो गए, आप यहाँ हो, रितु मैम के पास हो, आप जल्दी आओ, हमें आपसे बहुत सारी ड्रेसेस बनवानी है। कौन जानते हैं आपके आस-पास सोसाइटी में? भैया रितु मैम को सब जानते हैं। जब मैंने रितु मैम के साथ अपना फ़ोटो डाला तो सब दंग रह गए कि अरे तुम यहाँ गई हो, और हम बोल के तो गई थी कि अपने मम्मी के घर जा रहे हैं और तुम यहाँ पहुँच गई। हम बोले कि सबको सरप्राइज़ देना था, इसीलिए पहले सच नहीं बताया। ओके।
अंत में दीदी आप महिलाओं के नाम अगर कुछ संदेश देना चाहें, क्योंकि आपने भी काफ़ी लाइफ देखी है और आपने तो गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ दी शादी के लिए, क्या और महिला को मिले तो क्या उसको छोड़ देनी चाहिए, या कोई भैया संदेश? देखिए, अगर जॉब प्राइवेट हो या सरकारी हो, अगर लाइफ पार्टनर अच्छा मिल रहा है ना हमारे हिसाब से, क्योंकि ज़िंदगी भर उसके साथ बिताना है, अगर आप उसको समझ सकते हो या समझ चुके हो तो वैसे जॉब कुर्बान करने में टाइम नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि जॉब हम दोबारा कर सकते हैं, किसी जब हमारे अंदर टैलेंट है हम किसी भी क्षेत्र में जॉब कर लेंगे। जॉब क्या, पैसे तो कमाने हैं। और जॉब से अच्छा चीज़ है कि कुछ खुद का बिजनेस करो। शायद हम उसके पीछे का कुछ रीज़न होगा, भगवान ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा होगा कि हम किसी भी माध्यम से लेट ही सही हम यहाँ पहुँचे। अब भैया हमारी एक प्लेटफॉर्म अलग होगी। तो अभी आप देख पा रहे थे हमारे स्टूडेंट रंजू को, जो कि बिलोंग करते हैं ग्रेटर नोएडा से और काफ़ी ऑनर स्टूडेंट हैं। इससे पहले हमारे बेसिक टू एडवांस के स्टूडेंट थे, अभी ये ऑफलाइन बुटीक मास्टर के स्टूडेंट हैं। और बहुत अच्छा, जैसे आप देख भी पा रहे हैं, ब्लेजर बनाया बहुत अच्छा इन्होंने, और बहुत अच्छा इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा रहा है यहाँ पे 45 दिनों के दौरान। और आशा और उम्मीद दोनों करेंगे कि ये अपने बुटीक को बहुत अच्छे से रन करें। और इन जैसे बोल्ड फैसले शायद ही बहुत कम लोग ले पाते, नहीं तो सरकारी नौकरी को छोड़ता नहीं है कोई भी, और उन्होंने लिया। और होपफुली इनको आज कोई पछतावा भी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ओके। क्योंकि मेरे लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा है। ओके, तो इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को समाप्ति की ओर लेके जाते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए जुड़े रहिए टैलेंटेड रितु इंसान से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। इंसान नाम है उसका।